हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग पीएचडी के उस कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए पेपर के सेकंड पार्ट अर्थात सेक्शन बी के बारे में कि बाकी 50 क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कॉन्करेंट भी हैं, आपके लिए ये लाभकारी होंगे। तो आइए एक एक करके हम इन प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है? Which amongst the following is related to the symbolic interactionism? एमाइल दुर्खीम, रूसो, इमैनुअल कांट, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, किसी भी बच्चे को कोई भी विषय विकास के किसी भी स्तर पर पढ़ाया जा सकता है अगर उसे उचित तरीके से प्रस्तुत किया जाए। यह किसका कथन है? तो यह कथन जियोराम ब्रूनर का है कि विकास के किसी भी स्तर पर उसे कोई भी विषय पढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन? 1792 की किताब है। तो इसके लेखिका हैं मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, डैश वह डिग्री है जिस तक एक परीक्षण मापता है जिसके लिए उसे मापना चाहिए। और इसको हम इंग्लिश में पढ़ें जैसे, इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। यहाँ सही उत्तर है वैलिडिटी, जैसे वैधता को हम उसी रूप में कहते हैं कि जो टेस्ट जिसके लिए बना है अगर उसको उचित रूप में माप रहा है तो वह परीक्षण वह वैध कहा जाता है। तो यहाँ वैलिडिटी ए राइट आंसर होगा। मीरांबिका, स्वतंत्र विकास शिक्षा के विचार पर आधारित विद्यालय की वकालत किसने की थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से महर्षि अरविंद इसमें राइट आंसर है मित्रों। अगला है प्रश्न है, ई.जी. विलियमसन निम्न में से किसके मुख्य प्रस्तावक हैं? ई.जी. विलियमसन नीचे दिए गए जो उसके ऑप्शंस हैं, ए है निर्देशक परामर्श, गैर निर्देशक परामर्श, समाहारक परामर्श और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ उपरोक्त में से कोई ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये ई.जी. विलियमसन जी एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो अमेरिका में जन्मे थे। इन्होंने एक इन लोको पेरेंटिस की विचारधारा दी थी। वो परामर्शन से तो संबंधित थे, बट वो इन लोको पेरेंटिस के तहत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात किए हैं, यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिहेवियर ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। इन लोको पेरेंटिस की बात किए हैं। इनका एक दिया गया मुख्य नाम है यही इन लोको पेरेंटिस, अर्थात वो ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चों के व्यवहार को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ने की बात किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट विदों में से एक नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कार्ल लैंग इसका सही उत्तर होगा। बाकी कोटकोफ्का, मैक्स वर्दाइमर, वोल्फगैंग कोहलर ये सब गेस्टाल्टवादी हैं, अर्थात सूझ के सिद्धांत से सीधे से जुड़े हुए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग मित्रों, सामाजिक अनुभूति के विन्यास और बीजगणितीय मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया? Who has given who proposed the configural and algebraic model of social cognition? तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोलोमन आस्ट। अगला प्रश्न है, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में रखा जाए। तो इसमें सभी ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, लेकिन इसमें जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अर्थात इसमें पहला स्टेप है ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना, दूसरा स्टेप है जाति नाम में परिवर्तन, तीसरा है व्यवसाय में परिवर्तन और चौथा है आर्थिक
संपन्नता। इस स्टेप में एम एन श्रीनिवासन जी ने कल्चराइजेशन के स्टेप को दिया। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने संस्कृत को इस तरह से परिभाषित किया है कि संस्कृत वह जटिल समग्र रूप है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, नियम, प्रथा तथा समाज का एक सदस्य होने के नाते मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य कोई भी क्षमताएं तथा आत्में समाहित हैं। अर्थात संस्कृत के अंतर्गत इतनी आत्में समाहित हैं। इस विचारधारा को स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है मित्रों, बाकी ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। अगला है, किस अवस्था में बच्चों को एक ही समय में किसी भी स्थिति के एक से अधिक पहलुओं के बारे में सोचने में कठिनाई होती है। तो यह अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसे हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि पियाजे द्वारा दिया गया स्टेजेस हैं। उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी, तो उसमें सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट और अंत में औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें उन्होंने प्री संक्रियात्मक अवस्था सही होगा इस प्रश्न में। अर्थात विद्यार्थी जो बच्चा होता है वह किसी एक ही पहलू को सोचता है, दूसरे पहलू को उसके दिमाग में नहीं आ पाता। अगला प्रश्न है, यह विचार कि ड्राइव किसी दिए गए व्यवहार के मूल उद्देश्यों से स्वतंत्र हो सकते हैं के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ कार्यात्मक स्वायत्तता की बात होती है, फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात होती है। जो भी वहाँ ड्राइव दिए जाते हैं, अर्थात द आइडिया दैट ड्राइव्स कैन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल मोटिव्स फॉर ए गिवन बिहेवियर इज नोन एज फंक्शनल ऑटोनॉमी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। इसमें अगला प्रश्न है, ड्यूशन निम्न में से किसका सबसे सामान्य रूप है? तो ड्यूशन सबसे सामान्य रूप है मांसपेशी दुर्विकास का। मांसपेशी दुर्विकार का मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से होता है। इसे हम लोग DMD भी कहते हैं। DMD का मतलब होता है ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह एक हेरेडिटिकल या आनुवंशिकी बीमारी है, जिसमें जेनेटिक कैरियर के रूप में गर्ल्स होती हैं और केवल इनहेरिटेड या वो कैरियर का काम करती हैं। तो यह एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिकी रोग है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न अधिगम की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो प्रच्छन्न अधिगम की संकल्पना के प्रतिपादक टॉलमैन महोदय, जिसे हम लोग लैटेंट लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लड़कों और लड़कियों की गणित की उपलब्धि में विभेदों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ सबसे सही है टी टेस्ट। यहाँ जो भी 2 ग्रुप है और 2 ग्रुपों में की उपलब्धि की माप हो रही है, उनके विभेद करने के परीक्षण की बात अगर हो रही है, तो यहाँ टी टेस्ट बहुत ही कारगर होगा। अगला है, हैबरमास ने कुछ क्षेत्रों की पहचान करते हुए ज्ञान संबंधी अवधारणाओं की खोज की। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं कि हैबरमास ने जो इसमें समाजशास्त्री जो विचार है वो शामिल नहीं है। हैबरमास के द्वारा दिए गए क्षेत्रों की पहचान में ज्ञान से संबंधित अवधारणा की खोज में विश्लेषणात्मक, हर्मेन्यूटिक और क्रिटिकल ये बातें आती हैं, लेकिन समाजशास्त्री बातें नहीं शामिल हैं। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन शास्त्र उस ज्ञान की वकालत करता है जो काम करता है वह सत्य है? यहाँ तो जैसे कहते हैं ना, सत्य सापेक्षवाद के सिद्धांत प्रयोजनवाद ने दिया है। तो यहाँ प्रयोजनवाद होगा सही उत्तर, क्योंकि यह सत्य सापेक्ष हो, मतलब काम के साथ सत्य बना रहे, उसी को हम लोग सत्य मानते हैं। अगला प्रश्न है, साइबरनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसमें सही उत्तर है नॉर्बर्ट वीनर महोदय ने साइबरनेटिक्स का सबसे पहले प्रयोग किया। शिक्षा के उद्देश्य किससे संबंधित हैं? तो यहाँ सही उत्तर है शिक्षण शास्त्र, अर्थात पेडागॉजी। पेडागॉजी इज रिलेटेड डायरेक्टली विद द एजुकेशन। शिक्षण शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा एक ब्रॉड है और शिक्षण एक नैरो कॉन्सेप्ट है। इट इज ओनली जॉइंट्स विद द टीचिंग,
क्लास टीचिंग, स्ट्रेटजी ऑफ क्लास टीचिंग। तो यह सीधे तौर पर शिक्षा के उद्देश्य से जुड़ा हुआ पार्ट है। अगला है प्रतिचयन की एक विधि जो जनसंख्या के सभी वर्गों का अनुभवी आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, तकनीकी रूप से कहलाती है। तो इसे हम लोग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं, जो जनसंख्या के सभी वर्गों को आनुपातिक रूप में प्रतिनिधित्व रूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न है मित्रों, एक शोधकर्ता प्रभावी मध्याह्न भोजन हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के परिणाम का पता लगाने का इरादा रखता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध विधि सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ घटनोत्तर विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाएगी, अर्थात वह परिणामों का पता लगाने की बात हो रही है, अर्थात घटना घटने की बात को कि एक्सक्वेंसेस पता लगा रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ घटनोत्तर विधि का प्रयोग होगा, जिसे हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जानवरों को प्रशिक्षित किया जाता है लेकिन शिक्षकों को शिक्षित किया जाता है, ये कथन किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डब्ल्यू किलपैट्रिक, एच डब्ल्यू किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है, आप लोग जानते होंगे इसको। डाउन सिंड्रोम यह गुणसूत्रों के 21वें जोड़े के विकार से संबंधित है। जब यह डाउन सिंड्रोम का रूप आनुवंशिक विकार से जुड़ा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों के प्रोन्नति से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 46। यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की प्रोन्नति से संबंधित अनुच्छेद है। अगला है, अनुसंधान का अनुदैर्घ्य दृष्टिकोण से संबंधित है। तो यहाँ सही ऑप्शन है दीर्घावधि की सोच से, अर्थात हम कह सकते हैं द लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ द रिसर्च डील्स विथ लॉन्ग टर्म रिसर्चेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा संस्थान का प्रत्यायन किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल एक्रीडिटेशन ऑफ नेक का, यहाँ नेक की बात हो रही है मित्रों, जो महाविद्यालयों की जांच करता है, वहाँ के स्थिति के बारे में बताता है, तो उसकी चर्चा हुई है। नेक की स्थापना हमारे देश में 1954 में हुई है, 1994 में हुई है। इसका मुख्यालय बंगलौर में है तथा वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं वो SC शर्मा जी हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत में शिक्षक शिक्षा को विशेष रूप से संबोधित किया है? तो यहाँ सही ऑप्शन है मित्रों, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ये 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित किया गया। यह स्कूलों में कम नामांकन के उपाय को सुझाने के लिए गठित किया गया था, और इन्होंने अपना जो इस पे सुझाव दिया है, वह उन्होंने सबसे बड़ा सुझाव ये दिया है कि TEI तथा 4 पिलर्स की बात इन्होंने किया है। 4 पिलर्स में फिजिकल एसेट्स, एकेडमी एसेट्स, टीचिंग क्वालिटी एंड लर्निंग आउटकम्स, इन 4 पिलर्स की बात इन्होंने किया है अपने सुझाव में। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिभाषित डोमेन के लिए प्रदर्शन के मानक को क्या कहते हैं? पारिभाषित डोमेन के लिए प्रदर्शन के मानक को क्या कहते हैं? तो यहाँ रुब्रिक, इसमें राइट आंसर है मित्रों। रुब्रिक का अर्थ होता है इन टीचिंग लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस की बात करता है रुब्रिक्स, और यह इफेक्टिवनेस प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन 4 एस्पेक्ट्स पे आधारित होता है रुब्रिक्स। ठीक है, चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाउलो फ्रायर की आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का गठन करता है? अब पाउलो फ्रायर ने इसमें राइट आंसर सी है, आप लोग बाकी चीज़ें पढ़िएगा। 3 चीज़ों को जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं पाउलो फ्रायर के विचारों से, वो 3 चीज़ें हैं। शिक्षण स्वाभाविक रूप से राजनैतिक है, दूसरा है
शिक्षण का अर्थ ज्ञान की तटस्थता का अभाव है। और चौथा है सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे शिक्षण का अभिन्न अंग है। तो शिक्षण का अर्थ, इन्होंने शिक्षण का अर्थ ज्ञान की तटस्थता के अभाव से कहा है, अर्थात ज्ञान जो है वह तटस्थ नहीं हो सकता, वह समाज से जुड़ा होगा, समाज के न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे को उठाएगा और वह स्वाभाविक रूप से राजनीतिक व्यवस्था को मानेगा। इन तीन बातों को पाउलो फ्रीरे महोदय अपने शिक्षा शास्त्र के गठन में आलोचनात्मक रूप में बताते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा मापन पैमानों का सही क्रम, सत्यता, सटीकता और उपयोग किए गए संक्रियाओं की संख्या के बढ़ते क्रम में है? तो आप लोग जानते ही होंगे, कठिनाई के सरलता से कठिन की ओर या एनालिटिकल एस्पेक्ट के लिए हम इन पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही है, नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात, जिसे हम नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग के साथ आमने सामने और पारंपरिक कक्षा विधियों दोनों के संयोजन का उपयोग शिक्षण के लिए का संकर दृष्टिकोण बनाने के लिए किया जाता है, जिसे कहा जाता है अधिगम, मिश्रित अधिगम। ई लर्निंग के साथ साथ आमने सामने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाई होती है, यह दोनों मिश्रित अधिगम के तहत कारगर होते हैं मित्रों। यह एक हम कहें हाइब्रिड अप्रोच होता है टीचिंग का। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मैक्स मिनकान। मैक्स मिनकान क्या है? तो इसमें राइट आंसर है सी मित्रों। मैक्स मिनकान प्रायोगिक अनुसंधान को डिजाइन करने के एक अलग सिद्धांत की ओर इशारा करते हुए तीन प्रमुख शब्दों का संयोजन है। अर्थात प्रायोगिक अनुसंधान को डिजाइन करने के लिए अलग सिद्धांत की ओर इशारा करते हुए तीन प्रमुख शब्दों का संयोजन है मैक्स मिनकान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समावेशी शिक्षा का उल्लेख सभी स्तरों पर सामान्य समुदाय के साथ विकलांगों को समान भागीदारी के रूप में एकीकृत करने, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करने और उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने में सक्षम बनाने के रूप में किया है? तो इसका सही उत्तर है या सही ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें कहा गया है जो समावेशी शिक्षा के क्रम में व्यवस्थित किया गया। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त शैक्षिक संसाधन भारतीय पहल के दायरे में आता है? तो यहाँ मित्रों ई ज्ञान कोश, यह जो है मुक्त शैक्षिक संसाधन भारतीय पहल के दायरे में आता है, ई ज्ञान कोश। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ बढ़ना बंद नहीं करती? तो यहाँ भावात्मक बुद्धि, अर्थात हमारा लगाव उसी रूप में बना रहता है, हमारा लगाव आगे बढ़ता है जहाँ हमें प्रॉपर लगाव मिलता है, और जहाँ हमें लगाव नहीं मिलता वहाँ हम धीरे धीरे कमतर हो जाती है स्थितियाँ। तो इसलिए जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है यह हमारी बढ़ती रहती है, यह कम नहीं पड़ती। अगला है, व्यावसायिक निर्देशन का ध्यान निम्न में से किस पर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेवार्थी को उपयुक्त वृत्ति चयन में मदद करना। यह व्यावसायिक निर्देशन का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाला ऑप्शन है। अगला है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? तो आप लोग जानते ही होंगे, शिक्षा समवर्ती सूची में स्थापित है। अगला है, NEP 1986 कार्य योजना की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो आचार्य रायमूर्ति समिति के द्वारा 1990 में यह 1986 का जो कार्य योजना था उसकी समीक्षा की गई थी। अगला है, शास्त्रीय अनुबंधन प्रतिमान पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वतंत्र चर के रूप में किया जाता है गया था? अर्थात जो
शास्त्रीय अनुबंधन फॉर अराइविंग एट क्लासिकल कंडीशनल पैराडिम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नंबर ऑफ CS एंड US पेयरिंग्स की बात की गई है। तो ये पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। अगला है, एक कॉलेज का पुस्तकालय अध्यक्ष विद्यार्थियों के बीच विभिन्न पुस्तकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों की खरीद की योजना बनाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा। तो इसमें जिस किताब की ज़्यादा डिमांड होगी अर्थात जिसका बहुलता होगा तो बहुलक सेंट्रल टेंडेंसी की जो माप होगी वह ज़्यादा कारगर होगी किताबों के खरीदने में। अगला प्रश्न है मित्रों, स्कूल प्रबंधन और अस्पताल प्रबंधन हैं पूरी तरह से भिन्न, समरूप, भिन्न होते हुए भी कुछ समान पक्ष रखते हैं, एक समश्रुति माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। यह अगला प्रश्न है, यह अवलोकन की पाठ्यक्रम जिस चीज को उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह उसकी वकालत करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो यह विचार शून्य पाठ्यक्रम से संबंधित है, अर्थात वह किसी चीज का उतना ही उपेक्षा भी होता है और उसकी उतनी ही वकालत की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया सुधार के निरंतर चक्र को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन उचित क्रम में है। तो प्रक्रिया सुधार के निरंतर चक्र को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से इसका डी ऑप्शन सही है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, एक गैर सरकारी संगठन ने एक ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में नए विद्यार्थियों के नामांकन के प्रभाव का अध्ययन किया। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है वह क्षेत्र प्रयोग का उदाहरण है, अर्थात फील्ड स्टडी की, यहाँ फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात की गई है। यहाँ फील्ड एक्सपेरिमेंट में नए विद्यार्थियों के नामांकन प्रधारण पर अभियान उपागम के प्रभाव का अध्ययन किया है। एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर, एक चर का दूसरे चर पे यहाँ प्रयोग करके देखा गया है, इसलिए यह क्षेत्र प्रयोग है, यह प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत आता है। आइए मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला है 95 क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा 2019 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उपशीर्षक क्या है। आप लोग जानते हैं मित्रों, यहाँ इसका उपशीर्षक है पेशेवर और मानवीय शिक्षक तैयार करने का। शिक्षक शिक्षा 2009 के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी है उसमें यही कहा गया है, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर, हमें बनाने का काम करना है। अगला है, प्रच्छन्न अधिगम की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी सेक्शन में आया है। तो इसमें टॉलमैन महोदय ने लेटेंट लर्निंग की अवधारणा कॉन्सेप्ट को दिया है। अगला प्रश्न है, वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें टाइप 1 त्रुटि होती है। तो मित्रों आप लोग जानते हैं, जब शून्य परिकल्पना सत्य होने पर भी खारिज हो जाती है तो हम लोग उसे टाइप 1 एरर का नाम देते हैं, जिसे हम लोग अल्फा त्रुटि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक वैधता के लिए खतरा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी उसकी ज़्यादा होती है जहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस की इंटरनल वैलिडिटी अधिक होती है और उनकी जनरलाइजेशन पावर, इंटरनल वैलिडिटी इनकी अधिक होती है और जनरलाइज वो ज़्यादा नहीं हो पाते। तो हमारे कहने का मतलब जो प्रयोगात्मक शोध है वह वैलिडिटी से जुड़ा हुआ है, इंटरनल वैलिडिटी से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रयोगात्मक मैनिपुलेशन होते हैं। अगला है, एक शिक्षार्थी को डॉग और गॉड पढ़ने में किस प्रकार के पढ़ता है और वह किस प्रकार के अधिगम अक्षमता से ग्रस्त है। वह डॉग को जो गॉड पढ़ता है तो यह डिसलेक्सिया अर्थात पठन दोष है उसमें, तो इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अगला है और अंतिम प्रश्न है मित्रों, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं के शिक्षा के संदर्भ में गठित होने वाली पहली समिति कौन सी थी। तो पहली समिति थी डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख समिति, जो 1958 में गठित हुई थी। इसे राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति भी कहा जाता है। जहां राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की बात आ जाए वहां
हम लोग यहाँ दुर्गाबाई देशमुख समिति की बात करते हैं। और दूसरा हंसा मेहता के अंडरटेकिंग में 1962 में भी एक समिति का गठन हुआ था। तो वो भी एक समिति महिलाओं की परक शिक्षा की बात पे गठन हुआ था। इस प्रकार हम लोगों ने एक सेक्शन बी के बाकी 50 प्रश्नों को देखा। हम मानते हैं ऐसा कि आपके लिए ये बहुत लाभकारी होगा मित्रों, तथा मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को और लाइक भी करें। जी धन्यवाद, नमस्कार।